सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस प्रिपरेशन विद एफडीए को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि डिफेंस से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिले। It is all about representing yourself in a presentable manner. तो वो प्रेजेंटेबल मैनर मैंने यहाँ पर सीखा, मुझे काफ़ी मदद हुई और उसी का नतीजा है कि आज मैं रिकमेंड हो गया हूँ और अब अगले कुछ महीनों में एनडीए ज्वाइन करके एनडीए के लिए करने वाला हूँ। तो मैं फोर्स डिफेंस एकेडमी को इसके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तनिष्क के बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। आप जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, फोर्स डिफेंस एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। आज हमारे साथ में तनिष्क कुमार शुक्ला जो कि एनडीए 145 कोर्स के लिए रिकमेंड हुए हैं और इन्होंने मेडिकल भी क्लियर कर लिया है। तनिष्क कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तनिष्क से हम वो सारे सवाल पूछेंगे जो एक नॉर्मल एस्पिरेंट के दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं। एक नॉर्मल एस्पिरेंट जिन सवालों के जवाब तलाशता रहता है वो आपकी तरफ से आपके सारे सवाल मैं तनिष्क से आज पूछूंगा और आपके मन से एसएसबी इंटरव्यू का पूरा डर आज निकल जाएगा। तनिष्क, शुरुआत करते हैं बेटा एनडीए की एग्जाम से। आपने एनडीए की एग्जाम क्लियर करने के लिए किन बुक्स की हेल्प ली? सर मैं 12th में एनडीए के साथ जेईई मेंस और जेईई एडवांस की भी प्रिपरेशन कर रहा था। यस। तो इसके लिए मैथ्स, जैसे कि पहला पेपर मैथ्स का रहता है, तो मैं आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल से प्रैक्टिस कर लिया करता था और एनसीईआरटी के जो बेसिक्स हैं उनमें मैंने अपनी अच्छी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश करी। इसलिए मेरा मैथ्स का पेपर आराम से क्लियर हुआ। और जीएटी के लिए क्या योजना थी आपकी? सर जीएटी के लिए चूंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से आता हूँ तो मुझे इंग्लिश में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। रही बात जो जनरल साइंस का रहता है क्वेश्चन, उसमें मैंने लूसेंट की जो बुक आती है जनरल नॉलेज की, मैंने उसे प्रेफर किया था। लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक मैंने पढ़ी थी। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो ठीक है, मैंने थोड़ा हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी पढ़ा था। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं डेली, मतलब मैंने एक साल पहले से ही 11th क्लास से अखबार पढ़ने की भी रोज आदत डाल दी थी और मेन पॉइंट्स में मेरी डायरी में लिख लिया करता, नोट कर लेते। तो देखिए, इन्होंने मैथमेटिक्स के लिए आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल को किया, एनसीईआरटी के बेसिक्स लगाए। इंग्लिश में प्रॉब्लम आती नहीं थी, थोड़ा सा इंग्लिश बैकग्राउंड से थे, तो साइंस के लिए ल्यूसेंट कर लिया और वहीं से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी इन्होंने पढ़ लिया। और एक सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही है कि 11th क्लास से इन्होंने न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दिया था और जो मेन पॉइंट्स इनको लगते थे कि हमको फ्यूचर में काम आएंगे तो वो अपनी डायरी में नोट कर लेते थे। तनिष्क, ये प्रेरणा कहाँ से मिली न्यूज़पेपर पढ़ने के, पॉइंट्स को नोट करने की? सर मैं जब 8th में था तो मेरे एक कजिन ब्रदर हैं, वो गए थे एसएसबी देने के लिए और वो महू में रहते थे। तो मैं जब भी उनके यहाँ जाता था, मैं उस एनवायरनमेंट को देखता था, तो मेरे अंदर भी एक इंस्पिरेशन से आती थी कि नहीं, मुझे भी यही काम करना है, मुझे भी देश के लिए कुछ करना है, मुझे भी इसी करियर फील्ड में अपने लिए कुछ तलाशना है। फिर मेरे एक सीनियर थे जयेश पटेल मेरे स्कूल से, वो फिर बाद में एनडीए में रिकमेंड होके उन्होंने एनडीए में पढ़ाई चालू कर दी। तो उनसे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली कि अगर ये हम जैसे नॉर्मल बैकग्राउंड से आके इतना अच्छा कर सकते हैं तो क्यों ना हम भी इन्हीं के नक्शे कदमों पर चलें। तो मुझे प्रेरणा होती है। तो तनिष्क कह रहे हैं कि एक तो देखिए, आपको मोटिवेशन ढूंढने के लिए बहुत दुनिया को तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। मोटिवेशन आपके आसपास भी हो सकता है। जैसे इनके कजिन ने एनडीए दिया और जब उनका माहौल ये देखते थे, फौजी बैकग्राउंड जब देखते थे, तो इंस्पायर होते थे कि बैकग्राउंड मुझे अट्रैक्ट करता है, मुझे भी कहीं ना कहीं इस बैकग्राउंड का हिस्सा बनना है। फिर इनके स्कूल के ही एक और स्टूडेंट थे जयेश पटेल। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जयेश पटेल जो है इनके स्कूल के इनके सीनियर रहे हैं। उन्होंने भी फोर्स डिफेंस एकेडमी से ही प्रिपरेशन किया था और वो भी अब एनडीए के फाइनल ईयर में है। और तनिष्क भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और अब अपकमिंग 1 और 2 मंथ्स में एनडीए ज्वाइन करने वाले हैं। तो आप देखिए, आपके सराउंडिंग्स में ही आपके लिए इंस्पिरेशन है, आप वहां से इंस्पिरेशन लेते रहिए, आप मोटिवेटेड रहिए और अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। तनिष्क, ये तो हुआ हमारा रिटन एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन का दो। अब आते हैं हम एसएसबी इंटरव्यू पर। एसएसबी इंटरव्यू के लिए बहुत बड़ा एक हवा लोगों ने बना रखा है, बहुत एक रूमर्स कई सारे क्रिएट कर लिए हैं। आप जैसे बच्चे जब रिकमेंड होकर के आते हैं तो कहते हैं कि सर मैंने तो नॉर्मल में परफॉर्म किया और मैं रिकमेंड हो गया। और जो लोग कई बार कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं वो कई सारी चीजें, कई सारी परेशानियां बच्चों के मन में डाल देते हैं। मैं आपको बताऊं, आपसे पूछता हूं कि स्क्रीनिंग के दौरान आपका जो पिक्चर था वो कैसा पिक्चर था और आपने क्या स्टोरी लिखी और आप उससे स्क्रीन हो गए? मेरा एसएसबी गांधीनगर में हुआ था अभी पिछले महीने और 195 लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे। पहले जब वर्बल नॉन वर्बल हुआ 100 क्वेश्चन थे, 54 मिनट्स थे। हम क्वेश्चंस इतने ज़्यादा कठिन नहीं लगते हैं अगर हम पहले से प्रैक्टिस करके जाएं तो रीजनिंग की बुक हमें सॉल्व पहले से करनी चाहिए इसके लिए। इसके अलावा जब पीपीटीटी आता है तो वो स्क्रीनिंग का डिसाइडिंग फैक्टर रहता है।
तो जब मुझे स्टोरी प्रोजेक्ट की गई थी तो वो कुछ ऐसी थी पिक्चर कि एक सी शोर का एनवायरनमेंट था और 3-4 लड़के कुछ सामान उठाकर रखे हुए थे। तो मैंने उस पर स्टोरी कुछ इस थीम से बनाई थी कि कुछ स्कूल फ्रेंड्स वो देखते हैं कि बीच पे थोड़ा सा सामान मतलब कचरा थोड़ा सा इधर उधर फैला है, तो वो उसे डंप मतलब उसे सही जगह पे कलेक्ट करते हैं और अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो मेरी स्टोरी थोड़ी सी जब मेरा ग्रुप डिस्कशन हुआ तो मैंने नरेशन काफ़ी अच्छा करा। 1 मिनट का टाइम देते हैं, जनरली 40 सेकंड भी, कभी जब टाइम कम होता है तो 40 सेकंड भी नरेशन करना रहता है। तो मेन चीज़ ये रहती है कि नरेशन में हम बिना रुके, बिना किसी भी पॉज के, हम एक सांस में इंग्लिश में एकदम कॉन्फिडेंटली पूरे ग्रुप को नज़र में रखते हुए अपना पूरा नरेशन करें। ये करने के बाद जब ग्रुप डिस्कशन हुआ तो मेरी स्टोरी थोड़ी सी दूसरों से अलग इसलिए हो रही थी क्योंकि मैं सोशल अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। मेरे ग्रुप में कुछ लोग पुलिस को गलत बता रहे थे, कुछ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को गलत बता रहे थे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमें स्टोरी पे ये ध्यान देना चाहिए कि जो हम स्टोरी प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें हम दूसरों की कमियां गिनाने की बजाय खुद हम कितना सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्रिएटिव हो सकता है। जी सर, वही मेन चीज़ वो लोग यही देखते हैं। और ग्रुप डिस्कशन में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कुछ बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं, जो कुछ बोलते हैं तो वो डोमिनेट करते हैं ग्रुप को। तो ऐसों से बचकर हमें ना डोमिनेट करना है ना हमें चुप रहना है, हमें एकदम बैलेंस में चलना है। हमें ना सिर्फ अपनी पॉइंट्स, अच्छे कॉमन पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ग्रुप के सामने लाने हैं, इसके साथ हमें जो दूसरे ग्रुप मेंबर्स हैं उन्हें मोटिवेट भी करना है और जो डोमिनेट कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा अच्छे से हैंडल करना है ताकि ग्रुप में किसी भी तरह की कोलिजन ना हो दो मेंबर्स के बीच में और सब कुछ सेफली चलता है। आपने पूरी बात सुनी पीपीटीटी के दौरान, किस तरह से इनका ग्रुप डिस्कशन हुआ और किस तरह से इन्होंने नरेशन किया। यही होता है जब समुद्र का किनारा अगर आपको दिख रहा है तो कई सारे लोग किसी आत्महत्या वाले को बचाने दौड़ते हैं, कई सारे लोग किसी दूसरे पर एलिगेशंस लगाते हैं। सिंपल सा एक नॉर्मल लड़का जो चीजें अपनी लाइफ के अंदर देखता है और वहां वो जो क्रिएटिव कर सकता है, उस तरह की चीजें अगर अपन करेंगे डेफिनेटली हमारी स्टोरी भी अच्छी होगी, हम उसको ठीक से बोल भी पाएंगे और एक पूरे ग्रुप को कन्विंस भी कर पाएंगे। अगर बनी बनाई रेडीमेड स्टोरीज ले जाकर के आप इम्प्लॉयमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। और रहा सवाल डोमिनेट करने वाले लोगों का, तो जब आपकी स्टोरी अच्छी है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स आप वहां रखेंगे तो डोमिनेट करने वाले लोगों को अपने आप थोड़ा सा चुप होना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको साइलेंट होना पड़ता है वहां पर। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तनिष्क, साइकोलॉजी के बारे में अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइए। सेकेंड डे 67 स्क्रीनिंग हो गए थे। 67 बच्चों में हमारा जो साइकोलॉजी का टेस्ट हुआ उसमें टैट, वैट, एसआरटी ऐसे 4 तरह के टेस्ट करते हैं जो लगभग 3 घंटे चलते हैं। कर्नल सर ने मुझे पहले से ही एक आइडिया दे दिया था कि टैट में किस तरह की स्टोरी थोड़ी सी मतलब क्या क्या स्टोरी में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एक सुपर नेचुरल या फिक्शनल स्टोरी नहीं होनी चाहिए, एक नेचुरल सी कॉमन सी स्टोरी हो जो रियलिस्टिक लगे। 18 साल के एक लड़के पे जो जमीन, इस तरह से मैंने अपनी 12 स्टोरी लिखी। मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस घर से करके गया था। प्रैक्टिस मतलब कि मैं टाइम से 4 मिनट के अंदर स्टोरी कंप्लीट कर पा रहा हूँ या नहीं। प्री कंसीव्ड स्टोरीज कभी भी नहीं चल सकती क्योंकि वो हमारी पर्सनैलिटी से हमेशा डिफर करती है। तो हमें जो भी स्टोरी बनानी है खुद से बनानी है और वो हमारे नेचुरल रिस्पॉन्स से होगी, ना कि किसी और से सीखे पढ़े या रटी रटाई स्टोरी अगर होगी तो वो हमारी पर्सनैलिटी से कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। तो जो भी स्टोरी बनानी है वो सब खुद ही से अपने नेचुरल माइंड से जो नेचुरल थॉट्स आ रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा वैट रहता है, एसआईटी रहती है, उसको थोड़ा सा स्पीड में भी करना रहता है और हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो क्वालिटी वाले रिस्पॉन्सेज होने चाहिए, हाई क्वालिटी वाले। ये नहीं कि हम कुछ भी रिस्पॉन्स के नाम पर एक थर्ड क्लास के बच्चे जैसे कुछ भी छोटे मोटे सेंटेंस लिखते हैं। लॉजिकल सेंटेंसेस लिखते हैं। इसके अलावा जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट रहता है जिसमें हम हमारे पेरेंट्स के ओपिनियन, हमारे फैमिली मेम्बर्स के ओपिनियन, हमारे फ्रेंड्स के ओपिनियन, सबके हम बात करते हैं, जिसमें हमारे टीचर्स के ओपिनियन की बात करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का ध्यान देना रहता है कि वो हम सही लिखें और हम वाकई में उस तरह की पर्सनैलिटी वाले इंसान हों, ताकि हमें कुछ एसडी में कुछ बढ़ा चढ़ा के ना लिखना पड़े। आप जैसे हैं
अच्छा बनने की कोशिश करेंगे हम, तो हमारे नॉर्मली एसडी में रिस्पॉन्सेस भी अच्छे आएंगे और वो 15 मिनट तक चलता है। तनिष्क ने सारी चीजें बताई। स्टोरीज आप प्री कंसीव्ड या फिर प्री रिटन स्टोरीज पर फोकस ना करें। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अलग अलग बुक्स को इकट्ठा कर लिया और बहुत सारी स्टोरीज रट करके रट्टा मार करके वहां चले गए। वो चीजें नहीं होती है। कई सारे लोग एसएसबी के बहुत सारे गुरु आप लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, एसआरटी के बारे में बहुत सारे मिथ फैलाते हैं, इतनी एसआरटी करना है, इतनी नहीं करना है। मैं सवाल पूछूंगा तनिष्क से। तनिष्क बेटा, जो एसआरटी होती है, आपने कितने एसआरटीज वहां किए थे और उनको करने के बाद कैसा लग रहा था और आफ्टर रिकमेंडेशन कैसा लगा? मैंने जब एसआरटीज करी थी तो कर्नल सर ने मुझे ये समझा के भेजा था कि कोई सी भी एसआरटी को हमें स्किप नहीं करना है, सारी एसआरटीज को हमें लाइन बाय लाइन सबको करते जाना है और क्वांटिटी पे क्वालिटी भारी पड़ती है। तो ये एकदम मेन इंपॉर्टेंट लाइन थी, मूल मंत्र साबित हुआ कि आप क्वांटिटी पर मत जाइए, क्वालिटी पर जाइए। थोड़ा सा फोकस करिए, क्या आप लिख रहे हैं उसमें वैल्यू होना चाहिए, वैल्यू एडेड चीजें होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। इलॉजिकल चीजें लिखने के बजाय थोड़ा सा सही से अगर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तनिष्क, यहाँ जब आप 15 डेज आते थे, उसके पहले आपके मन में एसएसबी को लेकर के काफी सारे सवाल होंगे, और जब यहाँ के 15 डेज का आपने कोर्स कर लिया कर्नल सर के थ्रू, उसके बाद में आपके मन में जो एक बैलेंस जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बताएं। मैं तो एक सिविल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये जो एसएसबी इंटरव्यू है 5 दिन चलता है, हम बाहर भी देखेंगे तो काफी हवा मचा के रखते हैं कि एसएसबी में तो क्लियर ही नहीं कर सकते, ये है वो है, रिकमेंडेशन का परसेंटेज बहुत कम है वगैरह। तो थोड़ा सा डर था मन में कि ये चीज शायद मैं नहीं कर सकता या मेरे बस की नहीं है, इस तरह के थॉट्स नेचुरली आ ही जाते हैं। फिर मैंने यहाँ 15 दिन का कोर्स किया था कर्नल सर के द्वारा, उन्होंने गाइडेंस दी। तो जब मुझे एसएसबी इंटरव्यू में वाकई में क्या हुआ, पूरे प्रोसीजर के बारे में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड जब मुझे समझ में आया, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है पूरा, ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है और इसका सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी से लेना देना है। यस। इसका ये कोई भी हवा या प्रोसेस नहीं है। जो रिकमेंड हो रहा है वो भी एक इंसान है, और जो एक एस्पिरेंट है जो जानना चाहता है वो भी एक इंसान है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो ये कॉन्फिडेंस मेरा आ गया था जब मैं इधर 15 दिन का कोर्स किया था। मुझे सारा प्रोसीजर समझ में आ गया था कि हमारी मेन चीज तो ये है कि एसएसबी हम कुछ रट नहीं सकते या याद नहीं कर सकते। यहाँ तो हमें हमारी अप्रोच पे फोकस करना है कि हम किस तरह से चीजों को हैंडल करते हैं, या हमारी मेंटालिटी किस चीज की, हम किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। एसएसबी इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन अ प्रेजेंटेबल मैनर। तो मैंने ये चीज यहाँ से सीखी और वो मुझे आगे चलकर काम की। तनिष्क की बात को आप भी ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन ए प्रेजेंटेबल मैनर, यही मूल मंत्र है एसएसबी के लिए। आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रखिए। बहुत ज्यादा मिक्सअप करने की या झूठ बोलने की कोशिश अगर हम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट आगे होने वाला है। ये सारी बातें हमारी तनिष्क के साथ चल रही। तनिष्क, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तब हमारे पास में जीटीओ जैसे कोई वेल डेवलप्ड ग्राउंड तो उस टाइम पर नहीं था। फिर कर्नल सर ने आपको जैसे क्लासरूम के अंदर कुछ टेक्निक्स बताई थी और फिर वहां जाकर के आपने फेस किया, तो दोनों चीजों में कैसे कोऑर्डिनेशन आपने किया? अब तो हम लोगों ने एक जीटीओ ग्राउंड भी डेवलप कर लिया, क्योंकि बच्चों की एक डिमांड थी कि सर जीटीओ ग्राउंड होना चाहिए, थोड़ा सा रियल फील मिल जाए, तो वो तो हो ही गया। पर आपके टाइम पर वो नहीं था, तो फिर आपने कैसे उसको बैलेंस किया? हाँ, पहले मुझे ऐसा लगा था कि अगर जीटी नहीं, ग्राउंड ग्रुप टास्क की फैसिलिटी नहीं है तो अब मैं क्या करूँगा। मगर फिर जब सर ने एक दिन क्लास में धीरे धीरे उसके मतलब बारे में उन्होंने गाइडेंस दी, तब मुझे समझ में आया कि इसमें कुछ भी पहले से प्रैक्टिस करने जैसा इतना कुछ खास नहीं। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी बात है, मगर हम बिना प्रैक्टिस के भी ये चीज़ आराम से निकाल सकते हैं। वहाँ एसएसबी में जहाँ तक मुझे समझ में आया है, वहाँ उनका इस चीज़ पे फोकस नहीं रहता है कि बच्चा कितना परफेक्शन से अपना काम कर रहा है। उनका मेन फोकस इस चीज़ पे रहता है कि जो भी वो कर रहा है क्या अपना दिमाग लगा रहा है, क्या वो अपना कॉमन सेंस लगा सकता है। तो इस तरह के जो पूरा प्रोसीजर है ये सर ने मुझे अच्छे समझा दिया था। स्टार्ट ग्रुप डिस्कशन से होता है। ग्रुप डिस्कशन में क्या पॉइंट्स मतलब किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। जीपी में मैं कुछ कमियां करता था, मेरा सॉल्यूशन अप टू द मार्क नहीं रहता था। तो सर ने मुझे, अभी भी याद है मुझे,
एक दिन उन्होंने बैठा के अच्छे से बताया था कि तुम प्रायोरिटी डिसाइड करो और वगैरह वगैरह, जो जितने भी लूप होल्स थे सबको जब उन्होंने कवर अप किया तो मुझे समझ में आया कि ये सब सिर्फ हमें अपना थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैंने भले जीटी की प्रैक्टिस नहीं की, मगर फिर भी मुझे जब मैं एसएसबी के लिए गया तो मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। इट वाज अ नॉर्मल थिंग। नॉर्मली होता है गांव के हम लोग अगर विलेज बैकग्राउंड, विलेज मतलब थोड़ा सा अगर अपना बैकग्राउंड बहुत हाई सिटी वाला अगर बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपने थोड़ा पेड़ पौधों के साथ उछल कूद की है, अगर आप थोड़ा ग्राउंड में गए हैं, कभी आपने थोड़ा सा कुछ गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेशन किया है तो वो सब हो जाता है। और उसके बावजूद भी अब तो जीटीओ की फैसिलिटी जीटी वो सारी हो ही गई है तो बच्चे कर ही सकते हैं। तनिष्क आगे बढ़ते हैं जीटीओ से। सबसे एक मेन चीज आती है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने बैठना। आपका इंटरव्यू कितने टाइम तक चला और ऐसे सवाल जिन सवालों से आप सबसे ज्यादा वहां परेशान हुए, उन सवालों के बारे में बच्चों को थोड़ा सा बताइए। इंटरव्यू का डर हर एस्पिरेंट के मन में हमेशा ही रहता है। मेरा जो इंटरव्यू था वो चौथे दिन हुआ था मेरे एसएसबी के। मैं जब इंटरव्यू के लिए गया तो जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे वहाँ के, उन्होंने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया था। मेरा इंटरव्यू करीब 45 से 50 मिनट तक चला था। इस 45 से 50 मिनट में मेनली मेरे पूरे इंटरव्यू में मेरी पर्सनल लाइफ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे मैं घर पे किस तरह से अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, मेरी हॉबीज़ क्या हैं, मेरे इंटरेस्ट क्या हैं, मेरी फैमिली का क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से हम आते हैं, क्या करते हैं, पापा और पूरी फैमिली का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वगैरह इस तरह के जो बेसिक हमारे पर्सनल लाइफ पे क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे मेरा जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था तो उसमें मेरा नाम, उसका मतलब, किसने रखा, क्यों रखा, ऐसे तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं जो हमारे बारे में हो सकते हैं उससे स्टार्ट होते हैं। तो बेसिकली अगर हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो हमें अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करना है कि हम कहाँ कहाँ अपने आप को कितना जानते हैं, हम हमारी फैमिली को कितना जानते हैं, हमें हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में कितना पता है, हम हमारे टाइम को किस तरह स्पेंड करते हैं, हम पर्सनली कितने डिसिप्लिन में रहते हैं या क्या करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है और हम उन्हें इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें रहती है जो हमारी पर्सनल लाइफ पे बेस्ड रहती है। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि हम वहाँ इंटरव्यू में कभी भी झूठ बोलने की महापाप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो लड़के झूठ बोलते हैं उनका इंटरव्यू उतना ही खिंचाता है। और जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो काफी एक्सपीरियंस बंदा रहता है, उन्होंने हजारों कैंडिडेट्स को देखा है, तो वो चुटकी में झूठ और सच के बीच में अंतर पता कर लेते हैं। तो कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स रहते हैं जो इंटरव्यू के टाइम पे कहीं ना कहीं झूठ बोल देते हैं या गलती में कुछ ऐसा सेंटेंस निकल जाता है कि मैंने ऐसा भी करा जबकि करा कुछ भी नहीं रहता। तो ऐसे केस में इंटरव्यूइंग ऑफिसर ग्रिल करता है, बुरी तरह से वो फिर क्वेश्चंस करता है, पूरा निचोड़ देता है। तो इस तरह की चीजों से बचने का एक ही तरीका है कि हम पहले से ही झूठ ना बोलें, जो हमारे बारे में है पहले से खुद से प्रिपेयर करके जाएं कि हाँ मैं मेरे बारे में कितना जानता हूँ और मैं सिर्फ उतना ही बताऊँ। रही बात करंट अफेयर्स की, तो इंटरव्यू में ज़्यादा करंट अफेयर्स पे इतना फोकस नहीं रहता है उनका। मेनली वो जैसे मुझसे उन्होंने पूछा था कि 2 नेशनल न्यूज़ बता दो। एनडीए एंट्री में इतना फोकस नहीं रहता इस चीज़ पे। हाँ, अगर सीडीएस या एफकेट एंट्री है तो आपको सारे टॉपिक्स की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो जितने बड़े आप हैं, जितनी उम्र आपकी ज्यादा है, उतनी ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेशंस होती है। तनिष्क, वह सवाल इंटरव्यू के दौरान जिसने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया? मैं जब इंटरव्यू देने गया तो मैं चूंकि सिविल बैकग्राउंड से आता था तो मुझे मिलिट्री के एयरक्राफ्ट के बारे में थोड़ी कम जानकारी, मैं पढ़ के गया था मगर फिर भी कहीं ना कहीं कमी थी। मेरे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि सुखोई और राफेल की बॉडी डिजाइन में क्या क्या अंतर है। मुझे सुखोई और राफेल के बारे में तो पता था मगर उनकी बॉडी डिजाइन के बीच में डिफरेंशिएट मैं नहीं कर पाया। तो मैंने उनसे कहा सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम। और रही बात तो सर ने मुझे प्रेशराइज करा इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने कि आप एनडीए एस्पिरेंट हो, आप इधर एयरफोर्स के इंटरव्यू के लिए आए हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतना आपको नॉलेज नहीं। तो मैंने उनसे काफ़ी पोलाइटली बोला कि सर माना मुझे आज नहीं आता है, ये आंसर नहीं पता है मुझे, कोई बात नहीं सर, मैं यहाँ से जाने के बाद घर पे इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लूँगा
और ये सब चीज़ें सीख लूँगा। तो शायद इंटरव्यू ऑफिसर इस आंसर से सेटिस्फाइड था और उसने मुझे कोई चीज याद नहीं है वो गुनाह नहीं है, पर उसको सीखने की कोशिश ना करना एक सबसे बड़ा गुनाह है। तनिष्क ने जो जवाब दिया, मेरे ख्याल से इससे अच्छा वहां आंसर कुछ हो नहीं सकता था। ऐसे में अगर आप लोगों का सामना इस तरह से हो जाए और कोई बात अगर आपसे सेकंड डे, मान लीजिए आपका इंटरव्यू हो जाता है और अगर सेकंड डे आपसे इंटरव्यू के दौरान ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको सलाह दूंगा आपके इंटरव्यू के दौरान आपसे जो कुछ बातें हुई और जिन चीजों की क्वेश्चंस के आंसर आपसे नहीं बने, जो बाकी थर्ड और फोर्थ डे उस दिन आप उन क्वेश्चंस के आंसर तलाश ले। क्यों? हो सकता है कॉन्फ्रेंस के दौरान आपसे वही सवाल वापस से पूछ लिया जाए और ये देख लिया जाए कि बंदे के अंदर अवेयरनेस कितनी है, अपने लक्ष्य के लिए कितना जागरूक है। तनिष्क ऐसे सवाल जो इंटरव्यू के दौरान या फिर उन शुरुआत के 3-4 दिनों में आपके सामने आए थे और उन्हीं सवालों का सामना आपका कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ। कॉन्फ्रेंस में मुझसे ये पूछा गया था कि व्हाट मोटिवेट्स यू टू जॉइन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। यही क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आया था, मैंने इंटरव्यू में भी जवाब दिया था और यही क्वेश्चन कॉन्फ्रेंस में आ गया। फिर जब मैंने ये जवाब दिया इसके बारे में, फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड क्वेश्चन ये पूछा मुझसे कि व्हाट इज योर अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन, इसके अलावा आप क्या करेंगे। तो फिर मैंने उसके बारे में जानकारी दी कि मेरा NIT जलंधर में ECE में एडमिशन हो गया है, तो इफ आई डोंट गेट हियर मैं उधर जाऊंगा और फिर FCAT की तैयारी करूंगा या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहीं पे नौकरी करूंगा। तो कॉन्फ्रेंस में हो सकता है। ये देखिए आपके वहां के सवाल यहाँ आते हैं। अब वहां इंटरव्यू में अगर आपने कुछ गोल गोल घुमाया होगा और अगर कॉन्फ्रेंस में भी आप वापस से गोल गोल घुमाने, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर हम लोगों की सिविल लैंग्वेज में कहीं बत्तीबाजी बिल्कुल ना करना है, चीजों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तनिष्क ने भी अपने आप को प्रिपेयर किया, अपने खुद के बारे में जाने, खुद के बारे में सोचे, सेल्फ डिस्क्रिप्शन का जैसा इन्होंने कहा वो सारी प्रिपरेशन करें, पर्सनल लाइफ के बारे में इंट्रोस्पेक्शन करें, फैमिली के बैकग्राउंड, फैमिली की इनकम, हमारे एक्सपेंसेस, हम लोग अपनी डेली लाइफ किस तरह से जीते हैं, वो सारी चीजें अपने को अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हमारी लाइफ बहुत अस्त व्यस्त है तो उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर ले, क्योंकि जब वो सिस्टमेटिक हो जाएगी तो क्वेश्चंस के आंसर रटना नहीं पड़ेंगे। ये सारे सवालों के जवाब रहते हैं। तनिष्क, फैमिली से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हुए थे, फादर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन था और क्या आपने जवाब दिया? फैमिली से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि मैं फैमिली के साथ अपना टाइम कैसे स्पेंड करता हूँ, तो उसके भी मैंने जवाब दिए थे कि हम साथ में डिनर करते हैं, हम साथ में मूवीज़ देखते हैं टीवी पर, या हम क्रिकेट मैच देखते हैं, हम साथ में टहलने के लिए जाते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में हम करते हैं, हमें वो रिस्पॉन्स देना पड़ता है। और इसके अलावा फैमिली के बारे में मेरे दादाजी के ऊपर क्वेश्चन आए थे कि वो क्या करते थे, अब वो कैसे हैं, और मैं उनके साथ टाइम कैसे स्पेंड करता हूँ। तो मैंने इसे भी अपने इंटरव्यू में रिप्लाई किया था कि वो एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं, अभी उनकी एज 80 है, और अभी मैं उनके साथ घर पे कई तरह से टाइम स्पेंड करता हूँ, साथ में खाना खाते हैं, और जब भी उन्हें ज़रूरत रहती है मैं हमेशा उनकी आसपास होता हूँ। तो यही चीजें देखी जाती है बच्चों की, आप प्रैक्टिकल लाइफ में कितना फैमिली से जुड़े हुए हैं। और ये छोटी छोटी बातें जो तनिष्क ने आपको बताई, साथ में डिनर करना, थोड़ा टहलने जाना, कभी मैचेस देख लेना, कभी मूवीज देख लेना, जनरली बच्चों को याद ही नहीं आता है। आपसे पूछा जाता है कि आप कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, तो बच्चे सोचने लग जाते हैं कैसे करते हैं, क्या बताऊं, क्या जीवन में कुछ एडवेंचर किया है वो बताऊं। कुछ नहीं, आपको बेसिक चीजों को गैदर करना है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, और उन इन्फॉर्मेशन को जब जरूरत लगे तो डिलीवर करना है। बिना पूछे कोई चीज डिलीवर आपको नहीं करना है। कुछ और सवाल तनिष्क से पूछता हूँ। तनिष्क, लेक्चरेट का क्या टॉपिक था, आपकी स्लिप में क्या क्या टॉपिक्स आए थे? लेक्चरेट में मेरी स्लिप में 4 टॉपिक्स थे। एक था फिटनेस के ऊपर, एक था इंडियन पुलिस के ऊपर, और एक था क्रिमिनल और पॉलिटिक्स नेक्सस, और एक चौथा एक और कोई सा पॉइंट था। तो मैंने इंडियन पुलिस पे बोला था। मेन चीज़ ये है कि अगर हम लेक्चरेट में बोल रहे हैं तो हम कॉन्फिडेंटली बोलें। रुक रुक के बोलने से हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो हमें 3 मिनट का टाइम दिया है प्रिपेयर करने के लिए, उसमें फालतू की टेंशन लेने की बजाय अपने आप को संभालें, सारे पॉइंट्स गैदर करें। हमारे स्पीच में हमें किस किस तरह से बोलना है, क्या पॉइंट्स मेंशन करने, क्या फैक्ट्स मेंशन करने, इन सब की पहले से देख लें। और फिर जब 3 मिनट का टाइम मिले बोलने के लिए, तो एकदम कॉन्फिडेंट होकर बिंदास एकदम हमें हमारे पॉइंट्स रखने हैं।
अपनी बात को डिलीवर करना है अच्छे से। जैसे कि मेरा इंडियन पुलिस था तो मैंने कोशिश करी कि हम इंडियन पुलिस को जो जो भी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ती है सोसाइटी में और उन्हें हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं या गवर्नमेंट उसके लिए क्या क्या करती है, मेरा उस पे था। लेक्चरेट में वो हमारे जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस कि हम क्या सोचते हैं, वो सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि फैक्ट्स तो हर कोई याद कर सकता है। फैक्ट हर कोई याद कर सकता है और कई लोग तो सिर्फ बुराइयां निकालने में लगे रहते हैं। मैं यकीन दिलाता हूं कि कई सारे बच्चे जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर उनके लिए इंडियन पुलिस आ जाए, तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं पर कुछ का ध्यान तो जरूर जाएगा। कोई रिश्वतखोरी पर बहुत ज्यादा फोकस करके पूरा अपना लेक्चरेट इसी पर एक उसके आसपास उस अपने लेक्चरेट को इकट्ठा कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। तनिष्क की बात ध्यान से सुनिए। तनिष्क, ग्रुप डिस्कशन में क्या टॉपिक था और किस तरह से डिस्कशन के दौरान माहौल था? सर हमारा 9 लोगों का ग्रुप था। ग्रुप डिस्कशन में जो टॉपिक हमने खुद से डिसाइड किया था, जो हमें जीटीओ सर ने दिया था, तो हमने टूरिज्म पे बोला था। टूरिज्म में हमारा भारत क्यों इतना बड़ा कल्चरल हेरिटेज होने के बावजूद भी क्यों पीछे है, ये हमारा टॉपिक था। और इसमें हम 9 लोगों ने डिस्कस किया था। कुछ हमारे ग्रुप के मेंबर्स थोड़ा सा कम बोल रहे थे, कुछ ऐसे थे जो थोड़ा सा डोमिनेट ज्यादा कर रहे थे, और कुछ और जैसे मैं जो था, मेरा चेस्ट नंबर ऐसा था कि मेरे 4 लोग लेफ्ट में बैठे थे, 4 लोग राइट में। तो सेंटर का भी मैंने काफी फायदा उठाया उस चीज का। मैं दोनों साइड अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करता था, मतलब डोमिनेट करने की नहीं, बैलेंस कि मैं मतलब इधर भी डिस्कस कर रहा हूँ, उधर भी डिस्कस कर रहा हूँ, और दोनों के पॉइंट्स, हर एक ग्रुप मेंबर के पॉइंट्स को अप्रिशिएट भी करता था। अगर मुझे कहीं पे कमी लगती थी तो मैं उसे डायरेक्ट नकारने की बजाय उन्हें पोलाइटली बोलता था कि ब्रदर आपने सही बोला, मगर इसमें हम थोड़ा सा ऐसा और सुधार की गुंजाइश। जब हम इस तरह से पोलाइटली बोलते हैं तो भले ही सामने वाला कितना भी डोमिनेटिंग हो, उसका बोलने का अंदाज आपके प्रति काफी चेंज हो बदल जाता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि सामने वाला आपसे किस तरह का बिहेव करेगा, और ये चीजें तनिष्क ने हमको बताई है। तो पूरे इंटरव्यू के दौरान आपने देखा, सुना और समझा कि ऐसी कोई चीज वहां पर नहीं थी जो एकदम से बिल्कुल नई आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी गई हो। चाहे लेक्चरेट के टॉपिक हो, तो जैसे फिटनेस के इन्होंने बताया, तो फिट इंडिया मूवमेंट ऑलरेडी चल ही रहा है। इंडियन पुलिस हम हमेशा अपने ध्यान में रहता है। ग्रुप डिस्कशन का जो टॉपिक था इनका वो टूरिज्म था, तो टूरिज्म के बारे में भी अब सब चल ही रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप लोग जो है हमेशा उसके बारे में पढ़ते ही हैं, और जब उसके बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें अपने आप कवर हो जाती है। आखिरी में चलते चलते तनिष्क, अपनी तारीफ आपके मुंह से सुनना नहीं चाहिए, पर फोर्स एकेडमी के लिए 2 वर्ड्स। मैंने जैसे बताया कि मैं एक सिविल बैकग्राउंड से आता था, मुझे एसएसबी के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये जो लड़के रिकमेंड होते हैं ये कहीं ना कहीं कुछ अलग ही दुनिया के होते हैं। मगर फिर जब मैं इधर आया, मैंने देखा कि गलतियां हो रही हैं, उन्हें सुधारा भी जा सकता है, और अप्रोच जो है वो जेन्युइन अप्रोच है। कुछ उसमें दिखावे जैसा नहीं है या कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जिसे कोई समझ नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं कर्नल सर के गाइडेंस में मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये जो चीज़ है एसएसबी इंटरव्यू, जिसे बाहर इतना हुआ बनाया जाता है, ये इतनी कठिन नहीं है। इसमें हमें बस अपनी जेन्युइन पर्सनैलिटी को बाहर दिखाना है। और जैसे कहते हैं कि एसएसबी इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन अ प्रेजेंटेबल मैनर, तो वो प्रेजेंटेबल मैनर मैंने यहाँ पर सीखा, मुझे काफ़ी मदद हुई, और उसी का नतीजा है कि आज मैं रिकमेंड हो गया हूँ, और अब अगले कुछ महीनों में एनडीए ज्वाइन करके एनडीए कैडेट बनने वाला हूँ। तो मैं फोर्स डिफेंस एकेडमी को इसके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तनिष्क, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। आप लोग खुश रहें, आप खुश रहें, और ऐसे ही युवा आप लोगों से प्रेरित होते रहें। जैसा हमेशा कहा जाता है कि एनडीए का एक एस्पिरेंट है, डिफेंस के अंदर जो ऑफिसर बनना बच्चा चाहता है, वो स्वयं में तो मोटिवेटेड हो ही, पर वो कहीं ना कहीं दूसरों को मोटिवेट कर सके। आपने तनिष्क का पूरा इंटरव्यू सुना। इन्होंने इंटरव्यू के दौरान भी कहा कि जयेश पटेल से कहीं ना कहीं मोटिवेट होते थे। अब मेरी ऐसी इच्छा है कि सैकड़ों आने वाले विद्यार्थी आपसे भी मोटिवेशन लें और आपको प्रेरणा मानकर बच्चे पढ़ाई करें और जल्दी अपना लक्ष्य पाएं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तनिष्क, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू।